नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर फाइनली भारत ने बांग्लादेश की बिजली काट दी है। इसके पीछे कारण यही है कि अंतरिम सरकार के जो नए मुखिया हैं, ये भारत के साथ कई और नए नेगोशिएशंस करना चाह रहे थे, जो कि भारत के हित में नहीं था। इसीलिए भारत ने इस पावर सप्लाई को बंद करने का फैसला किया है। दूसरी अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नए मुखिया पर कई तरीके के एलिगेशंस लगाए हैं। तीसरी अपडेट, भारतीय डिफेंस सेक्टर में काफी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। भारत ने एक बहुत खतरनाक बम बना करके तैयार कर लिया है। चौथी अपडेट पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जिसने भारत के परमाणु प्रोग्राम को लेकर के एक बड़ा बयान जारी किया है। नेक्स्ट अपडेट कि भारत अब नेपाल के साथ भी अपने रिश्ते और ज्यादा मजबूत कर रहा है, जहां पर भारत के विदेश सचिव 2 दिन की नेपाल यात्रा पर गए हुए हैं। आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर बांग्लादेश को भारत की तरफ से एक्सपोर्ट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी भारत की तरफ से काटी जा रही है। इसके पीछे कारण ये है कि अडानी ग्रुप, जिनका काफी बड़ा पावर प्लांट है झारखंड के अंदर, जिसकी कैपेसिटी करीब 1600 मेगावाट्स की, और इस पावर प्लांट का नाम है अडानी गोडा पावर स्टेशन, जिसका जब इस पावर प्लांट को तैयार किया गया था तो इसका उद्देश्य यही था कि यहाँ से डायरेक्टली बांग्लादेश को ही पावर सप्लाई की जाएगी, क्योंकि जिस जगह पर इसे तैनात किया गया है वहां पर ऑलरेडी पावर सप्लाई का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब इसी प्रोजेक्ट को लेकर के कई और नेगोशिएशंस अडानी ग्रुप के साथ करना चाह रही थी। लेकिन इसी चीज को लेकर के या फिर कहें नए नेगोशिएशंस के अंदर कई ऐसी चीजें सामने निकल के आई हैं जिससे लगता है कि इससे भारत को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अब इस पावर को भारत की तरफ से काटने की तैयारी की गई है, और इसी चीज को लेकर के पावर मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि यदि बांग्लादेश यहाँ पर किचपिच करता है, यानी कि अगर आपकी पूरी पावर यूटिलाइज नहीं की जाती है, क्योंकि बांग्लादेश की पहली डिमांड यही है कि हम फुल कैपेसिटी के साथ इस पावर को अपने देश में इंपोर्ट नहीं कराएंगे, बल्कि हाफ या फिर उससे कम इलेक्ट्रिसिटी हम लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। तो गवर्नमेंट का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आप ये जो सरप्लस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है इसे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि अगर बांग्लादेश बहुत ज्यादा नाटक करता है तो आप इस सप्लाई को रोक सकते हैं। और तीसरी चीज कि अगर बांग्लादेश पेमेंट में डिले करता है तो भी आपको ये रोकना पड़ सकता है। लेकिन ये पूरी तरीके से भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है। असल में जो भी प्राइवेट कंपनीज है ये प्रॉफिट बेसिस पर चलती हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डेफिनेटली कंपनी को नुकसान होगा, जिसका इम्पैक्ट देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और इसीलिए अगर एक छोटा सा भी रिएक्शन बांग्लादेश इस चीज को लेकर करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर इनके देश में पावर शॉर्टेज भी हो सकती है। तमाम ऑलरेडी फूड सप्लाई ट्रक्स बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पर रुके हुए हैं, तभी चीजों की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है। 2000-3000 करोड़ या फिर कहें कई स्टेट्स के 5000 करोड़ के भी ज्यादा बिल्स पेंडिंग में है। इसी चीज को लेकर के गवर्नमेंट ने अब क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लॉस एक लिमिट से ज्यादा नहीं झेला जा सकता। इस पर क्या आपका ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक नया बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के जो मुखिया है यानी कि मोहम्मद यूनुस, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री ने उच्च आयुक्त से शिकायत की है, जो कि भारत में मौजूद है। बीते बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त में विदेशी सलाहकार से मुलाकात करते हुए शेख हसीना ने इस बयान को जारी किया है। साथ ही विदेश मंत्रालय से बात करते हुए मोहम्मद तहीद हुसैन ने भी इस चीज पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि हम आने वाली किसी भी सरकार के साथ जुड़े रहेंगे, और जो भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय संबंध हैं उनको बढ़ावा देने के लिए किसी भी तरीके से और किसी भी लेवल पर काम किया जाएगा। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि रिश्ते पहले जैसे सही नहीं रहेंगे। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के लिए बड़ी खुशी की बात है। असल में भारत की तरफ से एक ऐसे लॉन्ग ग्लाइड बम को बनाकर के तैयार किया गया है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर माना जा रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO ने एक लंबी दूरी वाले बम को बनाकर के तैयार किया है। इसका नाम है गौरव, और इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। बम को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI में किया गया, ओडिशा तट के पास ले जाकर के इसे लॉन्च किया गया, और इसने अपने टारगेट को बहुत ही सटीकता के साथ खत्म कर दिया है। फिलहाल इस बम की डिजाइनिंग DRDO की तरफ से की गई है, लेकिन इसका प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनीज के हाथ में गया है, एंड कंपनीज अडानी डिफेंस। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो करीब 1000 किलोग्राम वजन के साथ इस बम का परीक्षण किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दूसरे बम का जल्द ही परीक्षण किया जाएगा, जहां पहले बम का नाम है गौरव और दूसरे बम का नाम है गौतम।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना को एक ऐसे ही स्मार्ट बम की जरूरत थी जो खुद को नेविगेट करता रहे, ग्लाइड करते हुए दुश्मन के टारगेट को आसानी से हिट कर पाए और फाइनली डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अपनी कई सालों की मेहनत के बाद सक्सेसफुली इसे तैयार कर लिया है और अब ये भारतीय सेना में शामिल होने के लिए लगभग पूरी तरीके से तैयार है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल ऐसी जगह पर किया जा सकता है जहां पर फाइटर जेट नहीं पहुंच सकते और ये एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम की रेंज के बाहर जाकर के किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। यानी कि जहां पर कोई फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन नहीं जा सकता, ये बम वहां पर घुस करके हमला कर सकता है। इसीलिए इसे भारत का बहुत ही एडवांस बम बताया जा रहा है। फिलहाल गौरव करीब 1000 किलोग्राम का विंग वाला लंबी दूरी का ग्लाइड बम है और गौतम करीब 550 केजी के साथ बिना विंग वाला बम तैयार किया जाएगा। दोनों की लंबाई करीब 4 मीटर के आसपास रहेगी और डायमीटर करीब 0.62 मीटर के आसपास रहेगा। इसके अलावा एडवांस डिटेल्स की बात की जाए तो इन बमों के अंदर CL-20 यानी कि फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशंस लगाए गए हैं, यानी कि टारगेट पर एग्जैक्टली और बहुत ही एक्यूरेट हमला करते ही तुरंत फट भी जाता है। जहां पर गौरव की रेंज करीब 100 किलोमीटर के आसपास है, वहीं गौतम की रेंज सिर्फ 30 किलोमीटर ग्लाइड करने के साथ है, क्योंकि इसके अंदर विंग्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बाकी डीआरडीओ की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है। रिसेंटली शुक्रवार को खबर सामने निकल के आती है जहां पर बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस को करीब 800 करोड़ रुपए का रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलता है और ये पदार्थ था कैलिफोर्नियम। और इस मटेरियल को जांच करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान की एक टीम मुंबई से गोपालगंज पहुंचती है। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इतना ज्यादा खतरनाक मटेरियल आखिर लोगों के हाथ में कैसे लग गया? कहीं गलत तरीके से यहाँ पर चोरी की गई है या फिर इंटरनली ही कुछ लोग शामिल हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं? ऐसी घटना पहली बार नहीं है, बल्कि साल 2021 में भी झारखंड के अंदर कुछ लोगों को पकड़ा गया जिनके हाथ में करीब 6.4 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए। 2021 में 7 किलोग्राम यूरेनियम बेचते हुए कई लोगों को पकड़ा गया। इसके अलावा 2022 में नेपाल के अंदर 2 भारतीयों को यूरेनियम के साथ अरेस्ट किया जाता है। ऐसी घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं, जिससे चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अब इस पर पाकिस्तान का रिएक्शन सामने आया है, जहां पर पाकिस्तान ने कहा कि किस तरीके से भारत अपने कामों में व्यस्त है, भारत को होश नहीं है कि उनके पास जो भी इस तरीके के रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, किस तरीके से इनकी चोरी हो रही है। अगर गलत हाथों में लग जाता है किस तरीके से नहीं ये भारत को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि अगर किसी खतरनाक आतंकी के हाथ लग गए और वो व्यक्ति अगर पाकिस्तान का दुश्मन हुआ तो वो पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है, जिससे भारत की चिंताएं तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा ये पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझता है। फिलहाल इस तरीके की चोरी या फिर तस्करी को भारत को रोकना चाहिए, बहुत कड़े एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पदार्थ नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो नेपाल की 2 दिन की यात्रा पर गए हैं भारत के विदेश सचिव। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय विदेश सचिव, जिनका नाम है विक्रम मिश्री, ये 2 दिन की नेपाल यात्रा पर गए हैं, जहां पर उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के साथ मुलाकात की है। अब रिसेंटली इन्होंने सत्ता संभाली है, जिससे ये बायलैटरली हम चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपके देश के अंदर होने वाले पॉलिटिकल चेंजेस हैं, इसके बावजूद भी हमारा जो पक्ष है वो नेपाल के साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि जिस तरीके के हमारे पड़ोसी देश लगातार चीन के पक्ष में जा रहे हैं, चाहे उसमें तीसरी ताकतें इन्वॉल्व हों, तब भी भारत के लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बांग्लादेश में जो हुआ हम सबके सामने है, श्रीलंका में जो हुआ हम सबके सामने है, पाकिस्तान में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारे मित्र दोस्त हैं, चाहे वो नेपाल हो, मालदीव हो, अब तो वो भी भारत के शरण में आ चुका है और इस तरीके से सभी देशों के साथ हमें रिश्ते मजबूत करके रखने हैं और इसी दिशा में भारत ने यह बड़ा कदम बढ़ाया है। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं आप भारत के इस कदम पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।